हम लोग का पूरा सिस्टम यहाँ पे है, स्टोमक में है, पेट में है. अगर पेट ठीक हो तो सब ठीक है. तो पेट को हम लोग कैसे ठीक रख सकते हैं? तो आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग और फास्टिंग का बहुत रिसर्च है, बहुत वैलिडेटेड रिसर्च है. जी. जब आप फास्टिंग करते हो, कैंसर सेल्स आपके बॉडी में निकल जाता है, ऑटोमेटिकली सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाता है. टर्मरिक इज एन एंटी एजिंग मेडिसिन. एंटी एजिंग, यू कांट इवन कॉल इट मेडिसिन. वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेड टू टो. देयर इज एब्सोल्युटली nothing we cannot treat. We treat everything. अगर ब्रेन का ले लिए तो आप स्ट्रोक्स, আপোনাৰ পুৰণা যদি কিবা বেমাৰ আছে তেতিয়াহ'লে পাৰ্চনেলাইজ ট্ৰিটমেণ্টৰ জৰিয়তে আপুনি ঠিক হৈ যাবও পাৰে. নমস্কাৰ, মই চক্ৰপাণি পৰাশৰ. চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বাৰ্তালাপ. আৰু বাৰ্তালাপত আমাৰ অসমৰ চিকিৎসকসকলটো আমাৰ মাজলৈ আহে. শেহতীয়াকৈ আপোনালোকে লগ পাইছে বাহিৰৰ কেইবাগৰাকীও চিকিৎসকক, বিশেষকৈ চেন্নাই, মুম্বাই, দিল্লী, বিভিন্ন স্থানৰ পৰা বহু চিকিৎসক আমাৰ মাজলৈ আহিছে. আৰু আজি এগৰাকী চিকিৎসক আহিছে, যিগৰাকী চিকিৎসকক আমি লগ পাই খুবেই বেছি ভাল পাইছোঁ. আৰু তেখেতৰ ঘৰ হৈছে চেন্নাইত, আৰু তেখেতৰ চেন্নাইতে নিজৰ হস্পিটেল আছে, আৰু তেখেতৰ নাম হৈছে কাৰ্তিক বিশ্বনাথন. গতিকে তেখেত আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে. আমি কি কথা পাতিম তেখেতৰ লগত আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব. আৰু মই খুব ঘৰুৱাভাৱে এই কথাখিনি পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যাতে আমি সকলোৱে বুজি পাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বা বুজি পাবলৈ আমি পাৰোঁ. গতিকে ছাৰ নমস্কাৰ, हम लोग के पॉडकास्ट के लिए आपको नमस्कार. थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी. थैंक यू सो मच सर. सर आप चेन्नई से गुवाहाटी कब आया सर? कल रात को आए थे. जी सर. थोड़ा हम रेस्ट लेके आज थोड़ा फ्रेश होंगे बोल के. ओके सर. गुवाहाटी इसके पहले भी आया था, मगर लास्ट टाइम हम एक डॉक्टर्स मीटिंग के लिए दुलियाजान गए थे. दुलियाजान गए थे सर. दुलियाजान में ये जो हम आज बात करने वाले हैं, ये जो ट्रीटमेंट्स और ये जो कंडीशंस हमारे पास जो ऑप्शंस है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, जो पेशेंट्स को पता रहना चाहिए, ये सब ट्रीटमेंट है जी. वो सब डॉक्टर्स को भी आजकल थोड़ा कम पता है. तो वो सब वो मीटिंग गया था लास्ट टाइम. तो ये मेरा सेकंड टाइम है गुवाहाटी में. सेकंड टाइम. और असम कैसा लगता है आपको? असम बहुत ब्यूटीफुल है. ओके सर. एक्चुअली हम बहुत सारे असमीज़ और नॉर्थ ईस्ट से हम मिलते हैं. ओके सर. पेशेंट्स हैं हमारे पास, थोड़ा काम करने वाले बहुत है, बहुत प्लेसेंट है लोग. प्लेस ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है. ये जो मेट्रो का लाइफस्टाइल है वो इधर नहीं दिख रहा, आराम से चल रहा है सब. जी जी सर. थैंक यू सो मच. आप आए असम में और हमारे पॉडकास्ट के लिए आप ये টাইম দিয়া, ইচিলিয়ে বহুত বহুত ধন্যবাদ. আৰু মই আপোনালোকক কৈ থ'ব বিচাৰিছোঁ যে ছাৰ চেন্নাইৰ হয়, বহু বছৰৰ তেখেতৰ অভিজ্ঞতা বা এক্সপিৰিয়েঞ্চ তেখেতৰ যথেষ্ট বছৰৰ আছে. তেখেতে ইউকেত পঢ়া শুনা কৰি ইউকেত তেখেতে প্ৰায় মই যদি কওঁ ইউকেত তেখেতে প্ৰায় 15 বছৰ কাম কৰিছে. নিজকে তেখেতে অভিজ্ঞ কৰি তুলিছে, আৰু ইণ্ডিয়ালৈ অহা তেখেতৰ মাত্ৰ 10 বছৰ হৈছে. গতিকে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থকা এগৰাকী চিকিৎসক, আৰু তেখেতৰ ট্ৰিটমেণ্ট কিছু পৃথক, বেলেগ চিকিৎসকতকৈ তেখেতৰ ট্ৰিটমেণ্ট কিছু পৃথক হয়. কেনেধৰণৰ পৃথক এই বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম. सर थोड़ा आपके बारे में बताइए सर. आप MBBS कहाँ से किया और उसके बाद UK में बहुत साल आप गुजारे. हाँ सर थोड़ा बताइए सर. तो मैं हर एक हमारा 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है आज. तो जब हम शुरू करे थे MBBS में, वो ज़माने में मम्मी और डैडी का, माँ का बहुत असर था. तो कोई एक तो डॉक्टर बनना बोल के फैमिली में. घर में कौन कौन था सर? घर में मेरा पापा बहुत यंग एज में कैंसर से देहांत हो गए. तो उसके बाद मेरा मम्मी का ये था, हम मेरा एक भाई है, छोटा भाई. तो एक तो डॉक्टर बनना बोल के उन लोगों का बहुत इंटरेस्ट था. तो हम तो अच्छे बच्चे की तरह वो ज़माने में, अच्छा चलो हम अच्छे पढ़ते थे तो हम MBBS ज्वाइन कर लिए. ज्वाइन करके 1993 में ज्वाइन करे. 1998-99 में हो गया पढ़ाई.
तो अच्छा था। वो कर्नाटका में एक JJM मेडिकल कॉलेज बोल के एक है, ओके सर। बहुत अच्छा था वो। वहाँ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेजेस है। हम जब गए थे, हम जब स्टार्ट कर रहे थे, वो जो बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज है ओके, कर्नाटका में है। कर्नाटका में। JJM मेडिकल कॉलेज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, मगर गवर्नमेंट से भी इक्वल एंड बेटर पेशेंट फ्लो सब रहता था। सो हम बहुत सीखते थे वो टाइम पे। ओके ओके सर। तो होने के बाद 1-2 साल इधर उधर काम कर रहा था हॉस्पिटल्स में उधर। तो वो टाइम में UK जाने का अपॉर्चुनिटी मिला था। तो एग्ज़ाम्स लिख के UK गए। ओके। UK में हर एक जगह हमारा बहुत अच्छा ट्रेनिंग हुआ था। जी मेरा तो इंटरेस्ट पीडियाट्रिक्स में था, ओके सर। बच्चों का इलाज करने में। तो वो मैं 6-7 साल उसमें काम करा। Okay. उसके बाद और एक ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी मिला जिसमें हम एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी मेडिसिन सब ट्रेन करके उधर जब हम काम कर रहे थे 15 साल, तो उधर MD ख़त्म करे उधर। ओके सर। वो पीडियाट्रिक का एक डिग्री भी ख़त्म करे, ओके सर। और एक डिग्री गायनेकोलॉजी का और 1-2 डिग्रीज ख़त्म करे वो 15 इयर्स में। ओके। तो हमारा एक अपॉर्चुनिटी आया इंडिया वापस आने का। कभी भी हमारा मन करता था वापस जाएंगे, कब जाएंगे पता नहीं था। 10 साल पहले एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आया था, तो वहाँ से शिफ्ट हुआ इंडिया में भी जब शिफ्ट हुआ, मेरा इंटरेस्ट, मेरा जो भी ट्रेनिंग है एलोपैथिक प्रैक्टिशनर, एलोपैथिक मेडिकल सिस्टम में जो पूरा ट्रेनिंग था वही प्रैक्टिस कर रहा था इनिशियली जब मैं वापस आया। ओके ओके। सो ऐसा रहा हमारा जर्नी इंडिया आने तक। इंडिया आने के बाद मैं पहले जब हमारा एक छोटा जो अभी है हॉस्पिटल, वो जब तैयार हो रहा था, मैं एक बार केरला गया था। ओके सर। केरला में एक आश्रम गया था मैं, योगा सीखने के लिए एक आश्रम गया था। तो योगा सीखने आश्रम में एक छोटा सा एक आयुर्वेदिक हट बोलते हैं, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल था। उसमें एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जो MD करा है, पंचकर्मा बोलते हैं आयुर्वेदा में। वो केरला में है। त्रिवेंद्रम के पास। तो मैं जाके 2 हफ्ते वहाँ योगा सीखने के लिए गया। तो डॉक्टर से मुलाकात हुई, उधर बैठ के बात कर रहे थे रोज़। तो उसमें जो भी ट्रीटमेंट्स वहाँ दे रहे थे, जो भी बेनिफिट्स आ रहा था, मेरे को देख के मैं उसको देख के बहुत आश्चर्य हुआ मैं। Okay. तो एलोपैथिक मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर डायग्नोसिस तो हम कर रहे हैं, एक्सरे स्कैन्स ब्लड टेस्ट से एलोपैथिक डायग्नोसिस, मगर वहाँ हो रहा है ट्रीटमेंट, वो बहुत दूर दूर से आते हैं लोग। आके आयुर्वेदिक डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हैं, बहुत अच्छा हो जा रहा है। वो स्किन का प्रॉब्लम है, जिस घुटनों का प्रॉब्लम है, जो भी हो, आयुर्वेदिक डॉक्टर का माँ भी वहाँ ट्रीटमेंट ले रही थी। तो वो सब केस हम डिस्कस कर रहे थे। जी जी जी। तो वापस आने के बाद चेन्नई में मैं भी सोचा ये हम क्यों नहीं कर सकते। तो वैसा बड़ा इंटरेस्ट मेरे को ये जो हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेटिव मेडिसिन बोल के, तो ऐसा मेरा इंटरेस्ट शुरू हुआ उसमें। ओके। सारे शिशुर चिकित्सक है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी है आप? यस। उसके बाद गायनोकोलॉजिस्ट भी है आप? गायनोकोलॉजी हम 1-2 डिग्री हम जब बाहर काम करते हैं, एक जो डिग्री कर लेते हैं, वो वहाँ पेशेंट्स देखना पड़ता है। वो जनरल प्रैक्टिस बोलते हैं। जनरल प्रैक्टिस बोले तो क्रेडल टू ग्रेव, माने फ्रॉम चाइल्ड टिल ओल्ड एज एंड डेथ वी हैव टू लुक आफ्टर। ओके। हम एज जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स, हमारे पास वी आर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। जिसको भी प्रॉब्लम हो, हमारे से आना पड़ता है। वो सिस्टम ऐसा है, UK में सिस्टम ऐसा है। GP के पास भी आता है। तो मैं GP का काम कर रहा था लास्ट 7-8 ईयर्स। वो जो 15 साल का था, फर्स्ट 6-7 ईयर्स तो पीडियाट्रिक्स में चला गया, बाद में GP का काम कर रहा था। GP का काम जब आप करते हैं, आप बच्चों को भी देखना पड़ता है, गायनेकोलॉजिकल इश्यूज भी देखना पड़ता है, डायबिटीज़ देखना पड़ता है, हाइपरटेंशन देखना पड़ता है, कार्डियक इश्यूज देखना पड़ता है, आर्थराइटिस देखना पड़ता है, और ओल्ड एज का प्रॉब्लम्स भी देखना पड़ता है। ओल्ड एज का प्रॉब्लम्स और कैंसर का, कैंसर का हम करते थे होम ट्रीटमेंट घर में जाके देखे, बिकॉज कैंसर पेशेंट्स बहुत जब सिक हो जाते हैं, उन लोगों को हॉस्पिटल शिफ्ट करके वो सब करना। ये सर UK में था? ये सब UK में कर रहा था। सो घर जाके हमारे साथ एक टीम ऑफ नर्सेस रहते थे, जाके उन लोगों को लेके जाके इन लोगों का जो भी प्रिस्क्रिप्शन है हम लिख के दे देते हो, उन लोगों का ट्रीटमेंट उधर ही चल रहा। सो
वैक्सीनेशन, न्यूबॉर्न वैक्सीनेशन से लेके कैंसर ट्रीटमेंट एंड उसको डाइंग एट होम बोलते हैं. सो जब हम एंटायर स्पेक्ट्रम वी यूज्ड टू लुक आफ्टर. उसके बाद सर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भी आपका थोड़ा काम ट्रेनिंग में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करे 1 साल, बाद में मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करे, गायनाकोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करे, पूरा सब ये कंप्लीट होलसम ट्रेनिंग हो जाता है उधर. जी. आप इतना देखना बोले तो ये एंड से वो एंड तक देखना बोले तो आपको ये ट्रेनिंग तो ज़रूरी है. जी सर. तो हम वो ट्रेनिंग करके आने के बाद वो सब हमारे को आज बेनिफिट हो रहा है. आज जब आप एक पेशेंट आ रहा है हमारे को देखने के लिए, हम सिर्फ वो पेशेंट को ये ऑर्गन के हिसाब से नहीं, इधर दर्द हो रहा है, सिर्फ सांस लेने में प्रॉब्लम, सिर्फ लंग का नहीं देखते हैं, हम कंप्लीट होल पेशेंट को देखते हैं. इसको हाँ प्रॉब्लम लंग्स में है, उसको बोलते हैं COPD बोलते हैं, आस्थमा बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, मगर प्राइमरी प्रॉब्लम उन लोगों को कहाँ है, पेट में हो सकता है क्या बोल के हम सोचते हैं. सो जब हम इन पेशेंट्स को डाइट के माध्यम से चेंज करते हैं तो थोड़ा बहुत पेशेंट्स को एलर्जी रहता है, दूध का एलर्जी रहता है, थोड़ा बहुत पेशेंट्स को ग्लूटेन का एलर्जी रहता है, वीट, गेहूँ. सो ये सब हम डाइटरी मॉडिफिकेशंस जब कर रहे हैं बहुत असर पड़ता है. तो साल में 6-7 बार जब आ रहे हैं डॉक्टर के साथ लंग इन्फेक्शन बोल के, ये जब डाइट आप चेंज करते हैं साल में 1 बार भी नहीं देखते वो पेशेंट को वापस. ओके ठीक है सर. हम लोग आपके बारे में तो इतना कुछ जानकारी मिल गया सर. उसके बाद हम लोग जानना चाहते हैं सर इंटीग्रेटेड मेडिसिन ना, इंटीग्रेटिव मेडिसिन सर ये क्या होता है और इसके बारे में थोड़ा बताइए. एलोपैथिक होम्योपैथिक का ये मिक्स कॉम्बिनेशन होता है और कैसे ट्रीटमेंट होता है सर? सो ये इंटीग्रेटिव मेडिसिन यानी जो हम कंबाइन करते हैं ट्रीटमेंट्स को फ्रॉम डिफरेंट मोडालिटीज़. ओके सर. भारत एक पुण्य भूमि है. भारत में आयुष का ट्रीटमेंट्स बहुत सालों से चल रहा है. वो एलोपैथिक मेडिसिन अभी एक 100-200 ईयर्स से ही चालू है. सो बाहर जब हम काम कर रहे हैं हमारे को इंटीग्रेट करने का मौका नहीं मिलता है. तो इधर हर एक ट्रीटमेंट में आयुष में आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी मिलके आयुष, और इसके अलावा एनर्जी मेडिसिन बोलते हैं, अकुपंक्चर बोलते हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन. ये सब मिला के हम जब पेशेंट को ट्रीटमेंट सब बोलते हो, हर एक पेशेंट में एवरीथिंग नीड नॉट बी एडेड. व्हाट इज रिलेवेंट फॉर दैट पेशेंट, व्हेन यू कैन इंटीग्रेट दैट in your traditional Western medicine or traditional allopathic medicine, the results are fabulous. The results are fantastic and patients जल्दी रिकवरी होते हैं, जल्दी ठीक हो जाते हैं, दवाई कम लेते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाता है उन लोगों का. इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल. सर ये आप ही कर रहे हैं क्या और अलग अलग डॉक्टर भी कर रहे हैं? ये मेडिकल में ये इंटीग्रेटेड जो मेडिसिन है ये अब शुरू हो गया क्या सर? आजकल ये एक्चुअली जो हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेटिव मेडिसिन, उसका दूसरा नाम है फंक्शनल मेडिसिन बोलते हैं. ये अमेरिका और जर्मनी, यूरोप और रशिया में एक 50 to 70 ईयर्स पहले से चल रहा है ये सब. सो उन लोगों का जो इक्विपमेंट्स है, उन लोगों को जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ है, मोस्ट ऑफ इट वो ही फॉलो कर रहे हैं हम. एक इंडिया में एक 15 ईयर्स से 10 to 15 ईयर्स से इसका अवेयरनेस ज़्यादा हो गया. सो चेन्नई में आप देखें तो एक 10 से 20 डॉक्टर्स. मुंबई हैज़ गॉट द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटीग्रेटिव केयर प्रैक्टिशनर्स, ऑलमोस्ट 200 ऑफ देम. तो है, हर एक सिटी में है. तो हमारा ये इंटरेस्ट है कि अवेयरनेस थोड़ा कम है. अवेयरनेस थोड़ा कम है. डॉक्टर्स में भी अवेयरनेस कम है, पेशेंट्स में भी कम है. अगर डॉक्टर्स को पता चले तो वो तो पेशेंट्स को बता सकते हैं ऐसा ऐसा ऑप्शंस है अब. तो हमारा इंटरेस्ट जो है ये जो ऐसा ट्रीटमेंट्स है, मल्टीपल मोडालिटी ट्रीटमेंट एंड फंक्शनल मेडिसिन ट्रीटमेंट्स को लेके आके आपके सामने रखने का. ये जो भी ट्रीटमेंट्स है,
किन किन कंडीशंस में यूज़ करते हैं, किसको बेनिफिट होगा, वो सब आपके सामने लेके रखने का इंटरेस्ट है हमारा। सर आयुष इंडिया का है, भारत का है, बहुत पुराना ये ट्रीटमेंट है। हम लोग जो यूके में जो चल रहा है, जो वेस्टर्न मेडिसिन को हम लोग ज़्यादा प्राधान्य दे दिया, उसको ज़्यादा फॉलो कर लिया। इंडिया का जो आयुष था वो उसको पीछे छोड़ दिया। लेकिन जो अलग अलग कंट्री है वो लोग इंडिया से लेके वो लोग कर रहे हैं ना। सही बात है। अभी आप देखो, योगा ले लो आप। जी जी जी। ये जब हमारा 2014 में जब हमारा करंट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, योगा का कितना इम्पोर्टेंस दे के योगा का इम्पोर्टेंस लेके गया। जी जी। अभी आपको ये भी इंफॉर्मेशन पता रहना चाहिए कि केन्या की प्रेसिडेंट की डॉटर के लिए आई प्रॉब्लम था। वो आई प्रॉब्लम के लिए दुनिया भर के हॉस्पिटल घूमे, सिंगापुर, न्यूज़ मालूम था। हाँ, तो किधर ठीक हुआ? इंडिया में आके। केरला में एक आयुर्वेदिक आई हॉस्पिटल है, वहाँ आके उन लोगों को ट्रीटमेंट। सो आप जैसा बोल रहे विदेशियों कितने जने आ रहे हैं। आप योगा सीखने के लिए तो फॉरेनर्स एवरी टाइम इंडिया में किसी भी आश्रम जाओ, किसी भी योगा सेंटर जाओ, फॉरेनर्स सीखने के लिए आ रहे हैं। तो आयुष हमारा सॉलिड बेस है। हमारा आयुष ट्रीटमेंट्स का लोग बोलते हैं उसका एविडेंस बेस नहीं है। एविडेंस बेस अभी बन रहा है आयुष ट्रीटमेंट्स का। अभी वो डिजिटल होने के बाद ये सब इजी है। सो आयुष ट्रीटमेंट्स में बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिल सकता है। हर एक पेशेंट को इंडिविजुअली देखना है किसको कैसा सेट होता बोल के। तो आयुष ट्रीटमेंट्स जब हम अभी ये जो गवर्नमेंट जो काम कर रहा है, जो इंटीग्रेट करने के लिए नीति आयोग के निर्माणित होने के बाद और ये काम और ज़्यादा चल रहा है। मगर हर एक स्पेशलिटी का क्या है, हम ही ग्रेट हैं बोल के बोलते हैं। मगर ऐसा बोलने से ज़्यादा आप क्या सोचना, पेशेंट इज़ द किंग, कस्टमर इज़ द किंग बोलते हैं ना। पेशेंट इज़ द किंग। उसको क्या सूट होता है, उसको कौन सा थेरेपिस्ट लेके आके दिए तो उसको क्या वैसा सोच आना चाहिए हमारे मेडिकल प्रोफेशन में। ट्रीटमेंट का एक डिज़ाइन होना चाहिए सर। ट्रीटमेंट का डिज़ाइन होना चाहिए। एंड उसमें तो हम ये हर्ब्स नहीं लेना, ये नहीं लेना, ये एनर्जी मेडिसिन नहीं करना, आपको नहीं करना बोल के नहीं रहता। आप हमारे को पता नहीं है इसके बारे में। हम एलोपैथिक डॉक्टर्स ट्रेडिशनली हमको नहीं सिखाया जा रहा है ये सब। तो अभी गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है वो कोर्स में ही मॉडिफिकेशंस आ जाए, सो दैट इवन एलोपैथिक डॉक्टर्स जब हम मेडिसिन ख़त्म करके बाहर आते हैं हमारे को भी पता रहता है कि ऐसा भी ऑप्शंस है, दूसरा ऑप्शंस भी। सो वो ही ट्राई कर रहा है गवर्नमेंट। अभी भी उन लोग हम ट्राई कर रहे हैं। इट्स अ लॉन्ग रोड बट फ्यूचर इज़ गुड बिकॉज द करंट गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग the integration of medical systems, and it is high time the integration of medical systems should happen. Yes. For the benefit of this country, for the wealth of knowledge we have in Ayush systems and the current advances in allopathic system, when you merge them together, when you bring them together, yes, the person who is benefiting is the patient. सर ऐसा कुछ कंपटीशन रहता है क्या एलोपैथिक डॉक्टर और होम्योपैथिक डॉक्टर का? ये कंपटीशन अगर नहीं होके ये कंबाइन होता है तो अलग ही बात होता है। कंपटीशन नहीं है, ऐसा कंपटीशन बोल के नहीं बोल सकते। तो वही बोलो ना, व्हेन वी लर्न, हमारे को होम्योपैथी का बेसिक प्रिंसिपल्स तक पता नहीं रहता, हमारे को आयुर्वेदिक का बेसिक प्रिंसिपल्स ही पता नहीं रहता। जो भी एक्यूपंक्चर, जो भी है एनर्जी मेडिसिन बोल के एक है, आपको पता है हमारे दांतों में प्रॉब्लम जब रहता है वो हमारा बॉडी में एनर्जी चैनल्स बोल के रहता है, 12 एनर्जी चैनल्स। yes. तो इधर जो डेंटल का आप एक फिलिंग कर रहे हो, मेटल फिलिंग, नहीं तो वो डेंटल का एक कुछ प्रॉब्लम है, रूट कैनाल है, नहीं तो एक आप सिजेरियन सेक्शन का ये इतना बड़ा स्कार है, सिजेरियन सेक्शन का वो कट करे तो वो सब वो हील हो जाता है, स्कारिंग बोल के बोलते हैं। ये डेंटल का नहीं तो ये स्कार्स एनर्जी लाइंस पास करने में दिक्कत कर देती है, तो पेशेंट को पेट में दर्द होता है। तो ये सब हमको सोचना है। पेट में दर्द बोल तो हर एक बार अपेंडिक्स नहीं होता ना, हर एक बार सीटी स्कैन कराओ, ये कराओ। हम ये
सो ये सोचना है, ये इन लोगों का स्कार है क्या, कुछ रीसेंट डेंटल ट्रीटमेंट करे क्या, ये सब पूछना है पेशेंट को. अगर रिसेंटली जब ये प्रॉब्लम जो उन लोग बोलते हैं मेरे को 6 महीने से हो रहा है, 6 महीने के पहले वो क्या कर रहे थे आपको, पेशेंट का पूरा हिस्ट्री पूछना पड़ेगा. पूरा हिस्ट्री वहाँ से पूछना पड़ता है, जो हम पूछते ही नहीं. डेंटल हिस्ट्री कौन पूछता है? अच्छा, डेंटल का प्रॉब्लम है, डेंटिस्ट के पास गया, डॉक्टर के पास आया, डेंटल का हिस्ट्री का नहीं बताता. अब डेंटिस्ट के पास गया, उसको घुटनों में दर्द है, वो जो दवाई दे रहा नहीं तो जो ट्रीटमेंट कर रहा, उसका लिंक ये घुटनों का दर्द में कोई भी नहीं कर रहा है. यस. मगर कनेक्शन है. एंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन फंक्शनल मेडिसिन और इंटीग्रेटिव मेडिसिन, इवन इन आयुर्वेदा, इज आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स भी आप जब जाते हो, पहला फोकस रहता है गट, स्टोमक का रहता है पहला फोकस, बिकॉज इट इज सच अ लॉन्ग थिंग. वहाँ से ही अब्जॉर्ब होता है गुड और बैड. जो भी अच्छा है वहाँ से ही अब्जॉर्ब होता है, जो भी बैड हमारे को जो प्रॉब्लम कॉज करता है वो भी वहाँ से ही अब्जॉर्ब होता है. एग्जैक्टली. सो हम जब गट का क्लीनिंग करते हैं, लीकी गट बोल के एक कॉन्सेप्ट है. ये जो लीकी गट का टर्म हम रिसेंटली एक 5-10 ईयर्स में सुना था. उसके पहले वो हम जब पढ़ रहे थे वो टर्म ही नहीं था. तो कितना चेंज हो गया मेडिसिन. अब हम सोचे अगर हम पढ़ ले 20 साल पहले, 25 ईयर्स पहले पढ़ लिए, 25 साल पहले पढ़ लिए, हो गया बोल के नहीं सो. एवरी मेडिसिन इज कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस, एंड द लर्निंग प्रोसेस इज सो ब्यूटिफुल व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग थिंग्स टुगेदर. एंड देर आर सो मेनी डॉक्टर्स. हमारे भी अब बड़े बड़े डॉक्टर है, सर्जन्स है. हमारे ये फंक्शनल स्पेस में भी, फंक्शनल मेडिसिन, इंटीग्रेटिव मेडिसिन में भी बहुत डॉइंस है, वो 15-20 साल से जो कर रहे हैं सब कंट्रीज़ में. उन लोगों का हम फॉलो करके, उन लोगों का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स वगैरह हम जब स्टार्ट करें हमारे पेशेंट्स को, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है. यस सर. सर और एक बात लिख के रखा था, पर्सनल ट्रीटमेंट ना, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट. सर वो क्या होता है? एक बीमारी लोग आ गया तो उसको पर्सनलाइज ट्रीटमेंट कैसे मिलता है उसको? आजकल हम ट्राई करते हैं, आवर एंडेवर इज टू एक्चुअली गिव पर्सनलाइज ट्रीटमेंट टू ईच एंड एवरी पेशेंट. पर्सनलाइज ट्रीटमेंट टू ईच एंड एवरी पेशेंट. जैसे सर हम लोग ऐसे कपड़े खरीदते हैं ना, तो ये आपके लिए पर्सनलाइज कुर्ता, ये पर्सनलाइज शर्ट, ये पर्सनलाइज ये हो गया, तो वैसे ट्रीटमेंट भी पर्सनलाइज होता है. सो ट्रीटमेंट में क्या होता है, इसमें हम 2-3 डिफरेंटली वी कैन लुक एट इट. पर्सनलाइज ट्रीटमेंट बोले तो आजकल जो बड़े बड़े शहरों में हो रहा है, पहला वो जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, जीन टेस्टिंग करते हैं. जीन टेस्टिंग करने के बाद वो करते हैं आपको ये सब में ट्रीटमेंट्स, ये जो पर्सनलाइज ट्रीटमेंट्स आप बात करते हैं, हम वी कैन टॉक इन two ways. One is for patients with problems, for patients without problems. बोले तो wellness treatments. तो मेरे को 50 years हुआ, so I don't have any problem, but I want to find out if there is an issue which will come up based on my genetic testing. So gene test करते हैं, तो उसमें रिपोर्ट आता है आपको ये सप्लीमेंट्स लेना चाहिए, ऐसा लेना चाहिए, ये करे तो अच्छा रहता है. तो थोड़ा वो ये जेनेटिक बेस्ड है पर्सनलाइज ट्रीटमेंट्स. अभी हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए, कॉल एपिजेनेटिक्स. एपिजेनेटिक्स मतलब हमारा जीन्स तो अच्छा है, तो एनवायरनमेंट क्या है. हमारा एनवायरनमेंट है, एक पेशेंट है, एक बंदा है, स्मोकिंग करता है, उसका एनवायरनमेंट फिल्ड विद स्मोक, अल्कोहल का हैबिट है, नींद अच्छा नहीं है उसका, तो बाहर जाके कुछ भी काम नहीं करता, सन में एक्सपोजर नहीं है, हर एक बार मोबाइल में बैठा रहता है. तो मोबाइल में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रेडिएशन का डैमेज, lack of vitamin D, not breathing properly, autonomic nervous system is gone. ये सब उसको अफेक्ट करता है. ये all these things affect that person, and
ये सब हम पर्सनलाइज ट्रीटमेंट में ये सब लाना है, वेलनेस का पर्सनलाइज ट्रीटमेंट में ये सब लाना है. उसका जीन ठीक होने से भी नहीं होगा, एनवायरनमेंट अगर बुरा हो. सो हाँ, जीन अच्छा रहता है, एनवायरनमेंट बहुत बुरा है तो हेल्थ डिस्टर्ब हो जाता है. ओके. जीन्स खराब है और एनवायरनमेंट अच्छा है, फिर भी उसको डिसीज हो जाता है. तो हमारे को ये एपिजेनेटिक्स का जो फैक्टर्स है एंड फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. जी जी जी. सो हम जब ये सराउंडिंग फैक्टर्स हम ट्रीट करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज को करेक्ट करते हैं, वो जीन्स भी क्या होता है ना, अनलॉक होता है. अनलॉक होके it leads to good health. So personalized treatments, whether you look at the genetic aspect, whether you look at their even if we are talking about ill patients, cancer patients, autoimmune disease, arthritis, all skin diseases, ये सब जिस न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस जो भी है, इन लोगों को भी हम पर्सनलाइज ट्रीटमेंट करके जीन्स को अच्छा बना सकते हैं. जेनेटिक का मतलब लॉट ऑफ पीपल, उन लोगों का माइंड में क्या रहता है, ये हम ठीक ही नहीं कर सकते बोल के, क्योंकि ये जीन में ही था, जेनेटिक प्रॉब्लम था. तो ये सोच था हमारा 20 साल पहले. अभी 10 साल पहले ये एपिजेनेटिक मार्कर्स, एपिजेनेटिक चेंजेस बोल के बात करने शुरू करें. सो अभी क्या बोल रहे, अभी हमारा ये जो ट्रीटमेंट्स है वो हम वी आर एनीवे पर्सनलाइजिंग ट्रीटमेंट्स, हम देते ही पर्सनलाइज ट्रीटमेंट्स. सो व्हेन वी पर्सनलाइज द ट्रीटमेंट एंड गिव इट टू यू, ये जीन्स जो हैं ये थोड़ा अच्छा हेल्थ के लिए चेंज होता है. तो वंस हैविंग ए जेनेटिक डिजीज, ऑफ कोर्स वो जेनेटिक डिजीज रहता है, एक्स लिंक्ड रहता है, थोड़ा बहुत ऐसा इन डेप्थ में आप गए तो वो अगर मम्मा को है, पापा को है, किसी को आ सकता है, वो एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड, वाई क्रोमोसोम लिंक्ड, वो आ जाता है. मैं जो बोल रहा हूँ ये लाइफस्टाइल डिजीजेस जो है वो सब इट्स बिकॉज ऑफ एपिजेनेटिक चेंजेस. जीन का भी हेल्थ ठीक कर सकते हैं. जीन विल रिवर्स एंड इट विल हेल्प टू इम्प्रूव योर हेल्थ. ओके 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 सर. मैंने 2-3 क्वेश्चन आपके लिए रखा हुआ है सर. वो ऐसा है कि आपने बताया था हम लोग का पूरा सिस्टम यहाँ पे है, स्टोमक में है, पेट में है. अगर पेट ठीक हो तो सब ठीक है. तो पेट को हम लोग कैसे ठीक रख सकते हैं? सो इसमें कैसा है बोले तो 90% ऑफ NK सेल्स बोल के बोलते हैं. NK सेल्स बोलते हैं नेचुरल किलर सेल्स. कहाँ पैदा होता है? पेट में ही पैदा होता है. 90%. NK सेल्स का काम क्या है? पूरा बॉडी में घूमता है, ब्लड इधर उधर घूम के जो भी नेचुरल किलर इट्स कॉल्ड, जो विच एवर इज नॉट सूटेड फॉर द बॉडी इट डिस्ट्रॉयज इट. ओके. पेट में ही डिस्ट्रॉय होता है? पेट में नहीं, वेरेवर वो ऐसा घूमते रहता है. वो ये कुछ फॉरेन बॉडी है, वहाँ डिस्ट्रॉय कर देता है वो. तो हम वो पेट को, आर वी लुकिंग आफ्टर आवर स्टमक प्रॉपरली? नो. हम तो नहीं देख रहे ना. तो हम क्या करते हैं, सुबह चाय से लेके रात तक कुछ ना कुछ डालते रहते हैं पेट में, कुछ ना कुछ, उसको रेस्ट ही नहीं देते हैं. मशीन चलता ही रहता है. तो आप फैक्ट्री में जाओ, अब फैक्ट्री का मशीन्स जो भी है, एयरप्लेन का मशीन्स है, जिस भी फैक्ट्री में वो रेस्ट दिए तो वो सर्विस कर सकते हैं. यस. हमारा बैंक का भी देखो, सैटरडे संडे बोलते ऐप काम नहीं करता, वो मेंटेनेंस कर रहे थे. हम मेंटेनेंस का ट्रीटमेंट कहाँ देते हैं? हम रात को कितने बजे खाना खाते हैं? 10 बजे खाना खाते हैं, 11 बजे. आप सेंटर में जाके देखो, वो सिग्नल करने रहता है, एक 20 स्विगी गाड़ियाँ, जोमेटो गाड़ियाँ रहता है उधर, रात 1 बजे. हमारा सिस्टम will not work, will not function. So stomach is the very important in any healing methodology. It should be actually. So हमारे ट्रीटमेंट्स में जब हम पेशेंट्स को देखते हैं, हम क्या करते हैं, वो स्टमक का क्लीनिंग प्रोसेस शुरू करते हैं. स्टमक का क्लीनिंग प्रोसेस. क्लीनिंग, स्टमक में क्या क्या नहीं रहना चाहिए? पैरासाइट्स नहीं रहना चाहिए. पैरासाइट्स बोलते हो ये वर्म्स, कीड़े ना,
कीड़े, नॉट कीड़े इज इंसेक्ट आई थिंक, वर्म्स बोलते हैं, पर बहुत सारे वो टॉयलेट गए तो वर्म्स निकलता ना, वो सब स्टोमक में ही रहता है, वो ठहरता है। तो पहला वर्म्स निकाल देते हैं। जब वर्म्स है तो फंगस भी आ जाता है स्टोमक में, वो फंगस निकाल देते हैं, बैड बैक्टीरिया निकाल देते हैं स्टोमक से। ये सब हम एनीमा भी दे सकते हैं, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमा देते हैं, बटर मिल्क एनीमा, नीम एनीमा, कॉफ़ी एनीमा, ऐसा दे के गट क्लीन कर देते हैं। क्लीन होता है। पूरा गट क्लीन होने के बाद आयुर्वेदा में बस्ती बोलते हैं इसको, वो भी स्पेशल टाइप का बस्ती रहता है। थोड़ा बस्ती इम्यूनिटी चढ़ाने के लिए, थोड़ा बस्ती हेवी मेटल्स निकालने के लिए, ऐसा बहुत सारे। सो मेन फोकस विल बी ट्रीटमेंट ऑफ द स्टोमक एंड गट। क्लीन हो जाता है, जब क्लीन हो जाता है हमारा इम्यूनिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। जी जी, वो फर्स्ट वी डू इट। एंड हमारा ये और एक पॉइंट बताना चाहते हैं, मैं बोल रहा था हर एक टाइम खाना खाते रहते हैं, सिस्टम को कब रेस्ट देना। तो आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग और फास्टिंग का बहुत रिसर्च है, बहुत वैलिडेटेड रिसर्च है। जी जी, जब आप फास्टिंग करते हो कैंसर सेल्स आपके बॉडी में निकल जाता है, ऑटोमेटिकली सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो फास्टिंग में भी बेनिफिट्स ऐसा है, 36 आवर्स फास्टिंग करे तो एक बेनिफिट है, 72 आवर्स फास्टिंग करे तो एक बेनिफिट है, और ऐसा बेनिफिट्स बढ़ते रहता है। ओके हम लोग तो ज़्यादा खाते ही हैं, इसलिए हम लोग का पेट निकलता है, वर्कआउट नहीं करते हैं हम लोग। तो सर मुझे ये बता के जाइए हम लोग के दर्शकों के लिए, चाहे हम लोग एक्चुअली कब खाना खाते हैं, खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए, और फास्टिंग कैसे करना चाहिए, थोड़ा सा बता के चाहिए। तो मैं ये सवाल पीछे से आता हूँ, ठीक है सर, ठीक है, डिनर से शुरू करता हूँ। ठीक है सर, ओके। क्यों बोले तो आप अगर 10 बजे सो रहे एंड 10 o'clock शुड बी बेड टाइम आइडियली, 10 o'clock आइडियली। क्यों बोले तो आपका लिवर का क्लीनिंग शुरू होता है 11 बजे से, 11 बजे से 1 बजे तक आपका लिवर का क्लीनिंग का टाइम रहता है। लिवर को मालूम है कितना बज रहा है सर? ना, लिवर को सब ऑर्गन्स को पता है। इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। एग्जैक्टली, बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, सब ऑर्गन्स को पता है। तो हम लिवर क्लीनिंग टाइम से 3 से 4 घंटे पहले खाना है। एक बात, नहीं तो हमारे पूर्वजों के तरह हम ठहर रहे। इफ़ यू आर गोइंग टू लिव लाइक आवर एंसेस्टर्स, वो टाइम में क्या था, ये बिजली नहीं थी, देयर वाज नो लाइट। सो व्हाट पीपल यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू ईट बिफोर सनसेट। तो उन लोगों का कुछ एनी प्रॉब्लम दे हैड नहीं है। अभी तो डायबिटीज किधर भी देखो, सबको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाई प्रेशर, नींद नहीं है जिन्हों को। सो ये फर्स्ट मील, द लास्ट मील शुड बी ईदर बिफोर सनसेट और बाय एटलीस्ट 6:30 और 7। इसके बाद नहीं तो आपको 3 घंटे का टाइम भी मिल जाता है, 3-4 घंटे का। जब लिवर क्लीन करना शुरू करता है तब आके आप, क्योंकि जब जो भी खा रहे हैं, लिवर इज़ द मेन ऑर्गन, अगर स्टोर कर रहा है, वेस्ट एक्सक्रीट कर रहा है, लिवर को लोड ज़्यादा लगता है। तो हमारा रेस्ट दे दिए तो लिवर का टाइम आ गया तो वो क्लीन करना शुरू कर देता पूरा लिवर, बॉडी वगैरह टकाटक। सो वो अगर आप लास्ट मील ले रहे हैं 6 बजे इवनिंग, तो प्रीवियसली आपको मील रिक्वायरमेंट रहना चाहिए 1 ही मील। सो दिन में 2 बार खाना आइडियल है। दिन में 2 बार खाना आइडियल है, ओनली ट्वाइस, एंड यू शुड हैव एडिक्वेट टाइम इन बिटवीन। अगर वो टाइम, अगर इफ़ यू ट्राई एंड मेंटेन इट, आपको मिल जाता है बेनिफिट्स इंटरमिटेंट फास्टिंग का। इंटरमिटेंट फास्टिंग का 14 आवर्स, 16 आवर्स, वो बेनिफिट मिल जाता है। आप लिक्विड्स ले लो, आप नारियल का पानी पी लो, ये सब आप कर सकते हैं, जो भी लिक्विड्स है। मगर सॉलिड मील बोले तो हम बाइट ना, हैवी लंच जो भी है, 2 meals in a day is ideal for our body. The amount of work what we do, what our ancestors did is different. We are not moving a lot. हम सन में भी नहीं जा रहे हैं,
हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन खा रहे हैं खा रहे। तो इतना मील्स कई को, वाई 3 meals a day, वाई 4 meals a day, वाई स्नैक्स? बर्न तो नहीं हो रहा है, बर्न तो करना पड़ेगा ना। नहीं, ये माइंडसेट का है ये सब। हाँ। ये 100% माइंडसेट का है। आपको, हम सोचते हैं भूख लगे तो क्या करें। हाँ। आपको पता है ये हंगर सेंटर और थर्स्ट सेंटर बाजू बाजू है ब्रेन में। तो आपको भूख लगे तो पहला 1 लीटर पानी पी लेना, तो वो भूख गायब हो गया तो समझ लो वो एक्चुअली थर्स्ट का था, वो बाजू का फायरिंग हो रहा था आपका। ओके। तो थर्स्ट सेंटर में आप पानी पी लो, पेट भर लो, अब गया भूख 2-3 घंटे तक। कभी कभी लगता है हाँ पेट में तो कुछ चल रहा है, थोड़ा आवाज आ रहा है, गुलू गुलू हो रहा है पेट में तो हम लोग सोच रहे थे कि हाँ हम लोग को भूख लग रहा है, लेकिन भूख नहीं लग रहा है। आप पानी पी सकते हैं। हमारा दूसरा ये प्रॉब्लम है, हम जब ये फास्ट फूड्स खाते हैं, रिफाइंड फूड्स खाते हैं, उसमें हमारे को जलन हो रहा है, पेट में जलन। ये स्पाइसी जो खाते हैं और सब, तो जलन को a lot of the medical profession also mislabels it as high acid। बोलते ना एसिड ज़्यादा हो गया आपको, गैस ज़्यादा हो गैस ज़्यादा हो गया, एसिड ज़्यादा हो गया, पीछे पेन आ रहा, पकड़ गया, ये सब। वो एक्चुअली हाई एसिड का प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारा मेन प्रॉब्लम एक है लो एसिड का। हाँ। लो एसिड का हमारा, जब हम खाते हैं तो ब्रेक डाउन करने के लिए, फूड ब्रेक डाउन करने के लिए नॉर्मल एसिडिटी लेवल रहना चाहिए। यस। अगर है ही तो वो ब्रेक डाउन होके प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वो सब वेर एवर इट हैज टू गो, इट विल गो ओनली व्हेन देयर इज करेक्ट एसिड लेवल्स। व्हेन लो एसिड यू विल नॉट बी एबल टू ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स। ब्लोटिंग रहता है आपको, पेट ब्लोटिंग रहता है, थोड़ा खाने तो फुल हो जाता है, खाने का मन करता मगर पेट में जगह नहीं रहता। सो एंड इन लो एसिड अ वेरी इंपॉर्टेंट बग कॉल H. pylori बोलते हैं, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। हेलिकोबैक्टर पाइलोराई फ्लरिशेस इन लो एसिड। तो एंडोस्कोपी करते हैं डॉक्टर्स, तो बायोप्सी करके देखते हैं H. pylori है। H. pylori है तो फिर लो एसिड का टैबलेट्स देते हैं, वेरएस ऑलरेडी द एसिड इज लो, उसको नॉर्मल लेके आना है। हाँ। सिंपल सा मेथड है। ओके। एप्पल साइडर विनीगर बोल के मिलता है आपको बॉटल, हाँ। 200 रुपये में मिल जाता। वो आप रेगुलर लिए तो 1 महीने में एसिड नॉर्मल हो जाता है। क्या वो टेबलेट्स है या लिक्विड? नहीं, वो लिक्विड मिलता है ऑर्गेनिक शॉप में, थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है बट अच्छा है, नॉर्मल शॉप्स में भी मिलता है, लिक्विड रहता है, टैबलेट्स में भी आता है वो। मगर हमारा एप्पल साइडर विनीगर चीप एंड बेस्ट इज वी बाय द लिक्विड, गुड क्वालिटी एप्पल साइडर विनीगर लिक्विड, मिक्स इट इन लिटिल बिट वाटर और डायरेक्टली टेक इट फॉर 2-3 weeks, योर एसिड लेवल इज नॉर्मल एंड आपका वो जो ब्लोटिंग है वो निकल गया, आपका डाइजेशन है इट इज इम्प्रूव्ड एंड एवरीथिंग इज बेटर। ओके, एसिड लेवल को वो नॉर्मल बैलेंस करता है, बैलेंस कर देता है। तो ये सब दिस आर ऑल स्मॉल थिंग्स विच वी डोंट थिंक अबाउट। ओके सर, तो पेट के लिए क्या खाना चाहिए वो बता के जाइए सर। आपने बताया कि वो नारियल का टाइमिंग, सो फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज टाइमिंग ऑफ मील्स एंड द बिगेस्ट मील ऑफ द डे, वो से बोलते हैं ब्रेकफास्ट बोलते हैं, लंच बोलते हैं, ब्रंच जो भी है। सो हमारा अग्नि बोलते हैं, अग्नि बोले तो देयर इज अ फायर। ओके, सो पेट, stomach is the seat of fire. Okay. So you need fire for digestion. So Agni is usually the highest during the afternoon and वो टाइम पे रहता है अराउंड 10 o'clock to 12 o'clock और 1 o'clock ऐसा रहता है। तो आपका पहला जो मील है you should take there that kind of first meal. Second meal 6 o'clock. This is that regarding the timing. आप पूछे क्या खाना खा सकते हैं, what can you eat? Food usually freshly prepared and food में जो pranic energy बोल के भी बोलते हैं, its food has got prana. So they also say when we sit and eat we should be free of distractions. We should sit and focus on the food and we should first pray
and tell thank you for the food, and then with consciously if we eat that food, the pranic energy gets into our body, all the nutrients get into your body, you are devoid of any distractions, you can actually taste the food. Lot of the times we are eating to fill our stomachs, we are not eating to. So अब मैं जब ये स्टूडियो में एंटर हुआ फर्स्ट, जी सर, मेरा एनर्जी लेवल ही डिफरेंट था. ये स्पेशली इन दिस प्लेस, नॉट इवन आउटसाइड. ओके सर, So I can feel that energy level. I can feel a difference. This place has got a good vibration बोलते हैं ना. रियली, Really. थैंक यू सो मच. So ऐसा हमारे को फील, नॉट एवरीबडी इज एबल टू डू दैट. आपको जो वो वाइब्रेशनल एनर्जी, वो भी एक साइंस है. इंटीग्रेटिव मेडिसिन में एनर्जी वो भी लेके आते हैं हम. वी ब्रिंग इवन दैट साइंस इनटू आवर पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट्स. आप जो बता रहे हैं ना. यस यस, सो व्हाट यू शुड नॉट ईट इज ईजियर फॉर अस टू टेल. आप पूछ रहे हैं क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो ईजी है बताने में. क्या नहीं खाना चाहिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आई डोंट नो अबाउट असम हाउ यू गेट योर मिल्क हियर. हमारा जो डेयरी इंडस्ट्री है, इट्स बिकम एन इंडस्ट्री नाउ. इंडस्ट्री, डायरी इंडस्ट्री में milk is one of the biggest problems for all of the people, especially the pasteurized milk which people are consuming. मैं इसके पहले आपको बता रहा था एक केस आस्थमा का, एक बच्चा का आस्थमा 4-5 साल का बच्चा का. ये 2-3 साल से उसका फाइल देखे तो हर एक डॉक्टर के पास गए. मेरे साथ 1-2 साल से हर एक साल में 6 to 7 times he comes. So one day I told the mother, stop milk. स्टॉप मिल्क. Milk. I told the mother, stop milk. उसके बाद 1 साल बच्चा आया ही नहीं हॉस्पिटल. मिल्क हमारे मिल्क के वजह से. So he was having a problem in the gut, and that gut dysfunction caused regular chest infections. आज बात कर रहे हैं गट ब्रेन एक्सिस की. पीपल आर टॉकिंग अबाउट गट ब्रेन एक्सिस, पीपल आर टॉकिंग अबाउट गट लंग एक्सिस, पीपल आर टॉकिंग अबाउट गट इज द प्राइमरी सोर्स. सो इट इज सो इम्पॉर्टेंट वॉट यू पुट इन साइड, and more important what you don't put inside. So milk is the first and foremost thing to say no to. हर लोगों को Ideally yes, but मिल्क some, खाना नहीं चाहिए. मिल्क ideally some, so इसमें एक caveat है, means for some people having issues, so उसके घर में 4 जने हैं, सब मिल्क खा रहे, सिर्फ एक बच्चे को क्यों हो रहा प्रॉब्लम. उसमें अगर मे बी ही हैज़ गॉट वीक जीन्स, मे बी ही हैज़ गॉट वीक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी ही है. मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी. उसका B12 D3 सब कम है. ओके, So it is affecting him more. So ideally, yes, we should say no to milk or dairy. But some people, उसका सिस्टम कुछ भी खराब नहीं होता है तो उन्होंने बोलता है मैं 30 साल से 40 साल से दूध पी रहा हूँ, रात में दूध और हल्दी पी रहा हूँ, मैं क्यों बंद करूँ. तो 40 साल पहले आपका काउस किधर थे? फ्री रेंज गांव में था, फ्री रेंज चल रहा था. यस, वो वॉकिंग जाके आता था, वो खाना खाता था. वो जब वो फैमिली जो मिल्क लेता है उधर से, खाना भी नेचुरल है उसका. अब वो फैमिली क्या करता है, अगर एक छोटा काफ है रिसेंटली डिलीवर्ड है, पहले जो काफ को चाहिए वो सब लेने के बाद ही वो फैमिली दूध लेते ना. आजकल हमारा ज़माना कैसा हो गया, गाय प्लास्टिक खा रहे हैं सर. वही बोल रहा हूँ, आजकल हमारा ज़माना कैसा हो गया. वो ज़माने में 1 रुपए का बिजनेस करे तो 1 रुपए सामान लेते, 1 रुपए 10 पैसे में बेच के 10 पैसे का प्रॉफिट से हैप्पी रहते थे. हैप्पी रहते थे. आजकल 1 रुपए का प्रोडक्ट 100 रुपए में बेच के 99 प्रॉफिट आए तो भी हैप्पीनेस नहीं है. So people are very sad. This has become, so we should never eat, we should stay away from milk, stay away from wheat. गेहूं. Now यही क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, क्यों, why wheat? We are traditionally North India में everybody eats a lot of wheat. Again, we use a lot of pesticides. Our use of pesticides has increased.
पेस्टिसाइड्स बोलते हो क्या है वो, वी पुट इन द सॉइल फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द ग्रेन्स. सो दे आर ऑल केमिकल्स. नो, वो केमिकल्स कम इन टू द फूड चेन एंड दैट केमिकल्स वी आर ईटिंग. That chemicals we are eating, that is causing the illness. We are not making the connection. So these two foods, if you stop, if you avoid, 90%, the two foods, milk and gehu, if you stop, 90% of the problems will settle down. Then third thing, sir. what you should not eat, refined foods. Refined foods बोलते क्या है, तो हम इधर once it goes through this, sugar level high हो जाता है, उसके साथ सब प्रॉब्लम शुरू. रिफाइंड फूड्स बोलते हैं जो भी हम जाके सुपरमार्केट से लेते हैं, बिस्किट्स, केक्स, सब इसमें सब हाई शुगर वाला ही रहता है, हाई शुगर. एंड रिफाइंड फूड्स, एंड वो बड़ा साइंस है हमारा ये फंक्शनल स्पेस में और इंटीग्रेटिव मेडिसिन में. वी गिव अ वेरी मच इम्पोर्टेंस टू these 2-3 food the refined sugars, milk and wheat. So when we stop these foods in them, in patients, they feel so much better. सर नहीं खाने वाला तो बहुत है, तो खाऊं क्या हम लोग? सही बात पूछा. ब्रोकन जो भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोल के एक कॉन्सेप्ट है. ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हो आफ्टर ईटिंग 100 grams of food, how high the sugar level climbs. So there are lot of foods with low glycemic index. ये जो मैं बताया ये सब sugars with high glycemic index, especially refined foods, carbohydrates and things. तो low glycemic index क्या होता है? Broken rice होता है. We have India is such a beautiful country. We have our own indigenous varieties of rice. अगर तमिलनाडु में आप देखें, the place where I am from, 50-100 varieties of indigenous rice varieties are there, locally grown. इतना है, मगर हम क्या करते हैं? white rice. We want only red rice, have brown, black rice. Black is the new gold बोलते हैं. आप सुने हो? Black हमरा यहाँ पे भी मिलता है. Black rice is the new gold. अगर आप black rice खाते हैं, आपका शुगर पूरा दिन एक बार खा ले तो बस आपको भूख ही. इसलिए तो मैं बोला ना 2 बार कैसा खाना बोल के सोच रहे ना. इफ यू ईट द राइट फूड, मिलेट्स है हमारा. मिलेट्स, इंडिया इज द लैंड ऑफ मिलेट्स. एक्चुअली मिलेट्स तो उतना इजीली, एंड दिस ब्यूटी ऑफ मिलेट्स इज यू नीड ओनली very limited water. Say for example, for 1 ton of rice, if you're using 10,000 liters water, millets के लिए only 200 to 300 liters water चाहिए. इधर हमारा मैसूर में एक डॉक्टर कादर वाली बोल के है, ही इज कॉल्ड मिलेट मैन ऑफ इंडिया. 40 साल रिसर्च करा है मिलेट्स के ऊपर, द हेल्थ बेनिफिट्स के ऊपर. मिलेट से both diseases he has reversed. He has actually reversed, including cancers. उसका है आपका YouTube में आप जाके देखे तो. He is also very popular doctor, and he's got his own way of doing things. So the foods what you should not eat, the foods what you should eat. The right type of grains, locally grown vegetables, fruits in moderation. And I saw there are a lot of good things what can be done, you know. মানে ছাৰে খুব ধুনীয়াকৈ বহুতখিনি কথা বুজাই গৈছে. আপোনালোকে যদি মন দি শুনিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ফিল কৰিব পাৰিব. सर हेल्थ टिप्स हम लोग जानना चाहते हैं आपसे, और मैं सोचता हूँ कि ये हर लोगों को अभी इंटरनेट में इतना रील वायरल होता है. कुछ रील तो ठीक है, ये तो समझ लिया, तो हल्दी खाना अच्छा है. एक अलग रील देख लूँगा हम लोग, नहीं हल्दी खाना बुरा है, वाटर लेवल इतना वाटर पीना चाहिए. मैंने इतना रील वायरल होता है सर, तो हम लोग कौन सा रील को विश्वास करें, किसको विश्वास ना करें सर? हाँ, सही बात है. सोशल मीडिया ओवरलोड है सर. सोशल मीडिया ओवरलोड है. पीपल को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गया. इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है. इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? इन्फॉर्मेशन हु इज़ द राइट पर्सन हु इज़ गिवन. अब खाने के बारे में आप मेरे से पूछ रहे हैं, एक डॉक्टर, मेरे से ज़्यादा पता रहता है, न्यूट्रिशनिस्ट को ज़्यादा पता रहता है. वो सिर्फ खाने के फूड के बारे में एक स्टडी कर रहे हैं.
और एक जिम का कोच भी आके वही फूड के बारे में बात करता है, और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी आके वही फूड के बारे में बात. सो पेशेंट्स को कंफ्यूज हो गया. डॉक्टर के बात सुनूं, न्यूट्रिशनिस्ट की बात सुनूं, मेरा जिम का कोच अलग बोल रहा है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मैं जिसको पसंद करके फॉलो कर रहा हूँ वो अलग बोल रही है, किसको फॉलो करूँ? सो हियर इज वेयर critical thinking is also important. See, we should always look at how our ancestors lived. Were they healthy or not than us? First question. The answer is they lived a very healthy life. So what all did they do? क्या करे उन लोग? They did not use pesticides in the soil. So this is all beyond our capacity, because we don't do farming. We are not living in our village. हम तो शहर में ठहर रहे हैं. We are in this thing, and we do. We also go to the supermarket and get stuff. But we should know what is the right stuff to buy. तो आपको पता, यकीन नहीं होता. आजकल ऐसे बिजनेसेस डेवलप हो गए हैं. आप बैंगलोर गए तो एक कुकिंग क्लास कंडक्ट करते हैं. किसको? 20 to 30 year olds को. क्या, you know what they teach? They teach this is brinjal, this is carrot, this is how you buy vegetables from there, this is how you bring it to make. It's actually a cooking class. Cooking classes They conduct in Bangalore for the young generation. That means in the last 10 to 20 years, people have forgotten what it is to go into kitchen and cook. Yes. We used to experiment when we were young. I used to go into, when nobody was there, I had to make something. We'll keep some simple things we used to experiment. भूल गए. आपने बहुत बड़ा बात बोल दिया सर. हाँ, और कुछ दिनों के बाद तो कुकिंग, अभी कुछ दिनों के बाद आजकल बिल्डिंग बन रहा बगैर किचन के. मैं चाइना में 10 साल पहले देख के आया. वहाँ आप फ्लैट्स में जब जाके देखते थे ना, देयर आर फ्लैट्स विदाउट किचन फ्लैट बन रहा है. था 10 साल पहले, मैं बोल रहा हूँ चाइना में 2BH बस के नहीं चाहिए सर. आजकल इंडिया में बन रहा है ऐसा, विदाउट किचन. So people are not going to, they don't know the basics, they don't know anything. So it is going to be very, very difficult going forward. We have to educate them now. अब हेल्थ टिप्स बोल रहे, खाने में एक हेल्थ टिप. कितने जने अच्छा ब्रीथ करते, डीप ब्रेथ, सुकून मिलता है. आप 5 बार ये कर लो, बैठ के 10 बार कर लो, आपका बॉडी फुल रिलैक्स हो जाता है. हम हमारे लोग कंप्यूटर के सामने बैठ के 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं. टाइट हो जा रहा मसल्स. कोई सांस लेने को भी सिखाना पड़ता आपको. बाहर सुबह वॉकिंग जाना, बेयरफुट वॉकिंग जाना, ग्राउंडिंग बोलते हो कॉन्सेप्ट को. गए तो आपको कॉस्मिक एनर्जी इट कम्स इनटू योर बॉडी. So you feel better. You should go to the beach if possible. Either I don't know if it's the beach available or not. नहीं, यहाँ पे तो नदी है सर. Or yeah, river. Yeah, see, the 70% of our body is water. 70% of the world is water. When you are with nature, when you are in a forest, in a river, you should make use of it. आप जब नदी के पास जाके आते हैं, आपका फीलिंग अलग हो जाता है ना. गंगा, ब्रह्मपुत्र, जो भी, कावेरी, नर्मदा, किधर भी, वो आपका फीलिंग अलग हो जाता है. आप एक पहाड़ है यहाँ पे, आप एक अच्छा एक ग्रीन फॉरेस्ट एरिया जैसा आप अंदर जाके, वो वाइब्रेशंस कैसा रहता है. One is weather, it becomes cool, mind becomes free, the energy completely changes. डेफिनेटली सर. एंड हम क्या करते हैं, रात में मोबाइल पकड़ के सो जाते हैं. वो तो मोबाइल, अभी मेडिकल एडवाइस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, EMF बोलते हैं. EMF damages to our DNA. Now people are talking about that, and they are having the screens which will protect us from EMF phones में. So अभी they tell 5 feet away from your bedside it should be there. 5 feet away from your bedside. और हम लोग कहाँ, पिलो के नीचे. in a airplane mode. हम क्या करते हैं, पिलो के नीचे रख लेते हैं फोन. How much it is damaging our health. DNA को भी इफेक्ट होता है. Yeah, it affects the DNA in the long term.
there are studies, they are doing now ongoing studies saying that if you keep and speak, you should not, they're saying you should not use Bluetooth also is eared headphones lagana chahiye. Simple sleep and gadgets we are talking. Imagine how much we can help the population. And they should get the right information from the right people. हाँ. So हल्दी कितना जरूरी होता है सर? टर्मरिक इज ऑल्सो वंडरफुल. टर्मरिक हल्दी जो है, इट इज जो हमारा जो किचन आपने में बताया था, हम लोग जब बात कर रहे थे सर, किचन में जो हम लोग का मसाला का जो डिब्बा रहता है वो उसमें हर एक का मेडिसिनल वैल्यू है. एवरीथिंग in that dabba in the kitchen which we have, which our grandparents have had. सर वहाँ पे क्या रहता है? जीरा रहता है, ब्लैक पेपर रहता है, पेपर एंड हल्दी. they all उसका, you understand reason why they use turmeric and pepper together. When we use turmeric, pepper increases the absorption. So they tell no, दूध में अगर कुछ उन लोग कॉफ है, कोल्ड है, गले में कुछ है, दूध में हल्दी और पेपर मिक्स करके. So this is beautiful scientific medicine what we practiced before. इसीलिए तो हम लोग का किचन में रहता था ये सब. हल्दी इज सो इम्पोर्टेंट. टर्मरिक के बारे में बहुत रिसर्च है. ज़्यादा खाने से भी टर्मरिक से हमारा बॉडी को पता है what is right quantity. So what is quantity is required gets absorbed, rest of the quantity gets destroyed or thrown out as waste. So we will not have any problem. The body is the super intelligent being. हम सोचते हैं हम इंटेलिजेंट है, बॉडी को पता है ये. सो आपको अब सपोज एक इवनिंग में वेडिंग में जाके कहीं जाके बहुत फुल पेट खा के आए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग खाने का मन नहीं लगता ना. सो क्यों नहीं लगता? द बॉडी इज इंटेलिजेंट. इट सेज ओके यू हैव ईटन मच, यू गिव इट रेस्ट फॉर सम मोर टाइम, देन यू ईट इन द आफ्टरनून इफ यू आर हंग्री. Right. So turmeric actually unlocks genes. Turmeric, there is a gene called FOXO3 gene. So it is actually an anti-aging gene. When you see, turmeric has got the beautiful property of unlocking genes, thereby reducing your age. It's an anti-aging medicine. हल्दी. Turmeric is an anti-aging medicine. Anti-aging, you can't even call it medicine. And the purer the turmeric is, आजकल you have to look at that as well. You need pure turmeric, organic turmeric, and it is anti-aging. Okay. हर लोग वो हल्दी खा सकते हैं? खाना. और कब खाना पड़ता है हल्दी? वो पूरा रस निकाल के सुबह? ऐसा कर सकते हैं. आजकल अच्छा क्वालिटी हल्दी मिल रहा है हमारे को. हाँ. थोड़ा लेके पानी में मिला के पी लेना बस. Okay. गुड क्वालिटी हल्दी. Okay. It's worth spending that extra for good quality हल्दी. हाँ. मैं सुबह पीता हूँ हल्दी, इसीलिए मैं पूछा. बेस्ट. एक कप मैं हर एक रात को पीता हूँ, एवरी नाइट. रात पीते हैं सर? मैं सुबह विटामिन वो लाइम और ये आंवला ये सब है. मॉर्निंग विटामिन सी, नाइट टर्मरिक. दिस इज माय दिस थिंग. आपका ये डाइट है सर. और आप क्या खाते हैं सर? राइस या आटा, गेहूँ? हमारा राइस इज, आई ईट बोथ, आई ईट ऑल, एंड मेइनली आई ईट ओनली ट्वाइस अ डे. মোৰ খুব বেছি ভাল লাগিছে কাৰণ ছাৰে ইমান ধুনীয়াকৈ কথাখিনি বুজাই দিছে একেবাৰে চিম্পল ভাষাত. গতিকে মই ছাৰে কোৱা কথাখিনিৰ পৰা মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ছাৰে ক'লে খুব ভাল কথা এটা, যে আমাৰ আজিকালি চাইনাত কিটচেন নবনোৱা হৈছে, উইদাউট কিটচেনত ঘৰ বনাইছে মানুহে, আৰু সেইটো ইণ্ডিয়াতো আৰম্ভ হৈছে. মানুহ পাকঘৰলৈ নোযোৱা হৈছে, মানুহক কুকিং কৰিবলৈ শিকাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে. তাতকৈ ডাঙৰ কথা, চিন্তনীয় বিষয় এইবিলাক হৈ পৰিছে আমাৰ. ছাৰে আৰু এটা কথা ক'লে যে হালধি খাব লাগে, হালধি খালে ভাল, হালধি পাৰিলে ৰাতি খাব লাগে, সেইটোও ছাৰে ক'লে. তাৰপিছতে ছাৰে আৰু এটা ভাল কথা ক'লে যে এণ্টি এজিঙৰ ওপৰত ছাৰে ক'লে. আৰু আমি অভাৰ খাদ্য খাওঁ, খাদ্য অলপ কমাব লাগে, ইণ্টাৰমিডিয়েট ফাষ্টিঙৰ কথা ছাৰে কৈছে. গতিকে এই সকলোবিলাক বিষয়ে সাঙুৰি পডকাষ্টটো নিশ্চয় খুব ভাল পাইছে আপোনালোকে. গতিকে আৰু কিছু সময় আমি কথা পাতিম, চাই থাকিব গোটেই পডকাষ্টটো. सर आपके जो चेन्नई में जो आपका हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल कैसा है और कितना मतलब
कैसा रोगी, हाँ, कैसा रोगी आते हैं वहाँ पे, और ट्रीटमेंट कैसे होता है, स्टाफ के बारे में थोड़ा बताइए, और क्या फैसिलिटीज कैसे मिलेगा, डिस्काउंट कैसे मिलेगा, हम इसके बारे में थोड़ा। सही बात है। सो ये अस्पताल हम 10 साल पहले स्टार्ट करे थे। ओके। When I started this hospital 10 years ago, I was doing normal allopathic doctors, whatever they do. I was treating them and I was doing the same general practice. ओके। तो 2019-2020 में जब कोविड आया था, तो हम एक दिन भी बंद नहीं करे कोविड के टाइम पे। कंप्लीटली वी वर वर्किंग, आई वॉज वर्किंग कंप्लीटली। थोड़े दिन हॉस्पिटल में काम करा, बाद में मेरे सेंटर ही चला रहा था पूरा। बहुत पेशेंट्स बहुत कम थे वो टाइम, बट आई डिडंट क्लोज इवन वन डे। तो हमारे नेबरिंग एरियाज में मोर देन 50% ऑफ द डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स दे स्टॉप्ड कमिंग। बड़ा हॉस्पिटल्स चालू रहता था, ये जो छोटा मोटा डॉक्टर्स आते थे क्लिनिक में आना बंद कर दिए। इधर दे गॉट इलनेस और दे अफ्राइड दे विल कम एंड दे विल गेट द इलनेस। हमारा, आई लव टू से दैट विथ प्राइड that during COVID, I didn't stop one day of working. Center was open throughout and I used to go every day to the center. Okay. Post COVID, only my perception of the things, the limitations in allopathic medicine, I understood. इसके ऊपर allopathy में क्या क्या कर सकते हैं। सो ये इंटीग्रेटिव मेडिसिन जो है, ये फंक्शनल मेडिसिन जो है, तभी इट ग्रू बाय लीप्स एंड बाउंड्स। माय इंटरेस्ट ग्रू लीप्स एंड बाउंड्स एंड वी गॉट इन अ लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स into our hospital. Okay. So what are the treatments what we have in our hospital, Valeto? We have ozone therapy, we have hydrogen therapy, we have high dose vitamin C treatments, we do prolozone as injections, we do UVC treatments, we do EBU. EBU is also an extension of ozone therapy. These are all innovative therapies. We have FIR, we have enemas. These are all innovative therapies which form some of the core of functional medicine. We also do things like exosomes and stem cells treatment and all these things. ये सब cutting edge technology होता है। exosomes and stem cells treatment last 3-4 years में Malaysia, Singapore, Bangkok, Thailand and Europe and US, they have all been of course stem cell research has been going on for a long time. तो अभी fruition मिला है। हम always we used to think, no, when we see an article in the news, अभी stem cells research stage में ही है बोल के, that stem cells we are giving to patients now. We are giving to, I used to think when I used to read the newspaper 10 years back, that, but now I'm practicing that. We are giving stem cells to patients. So, and science has made it possible. Science इतना advanced तो हो गया ना, so it's made it possible. So ये hydrogen therapy, Japan का so much research is. होता क्या है हाइड्रोजन? हाइड्रोजन गैस है एक। तो हाइड्रोजन आप ब्रीथ कर सकते हैं फॉर लंग प्रॉब्लम्स, हाइड्रोजन ड्रिप्स में दे सकते हैं आप, एंड ओजोन थेरेपी इज ऑल्सो लाइक दैट। यू कैन ब्रीथ ओजोन थ्रू ऑयल, वी कॉल इट बोटो। इट गोज इन एज ड्रिप्स। इफ यू हैव स्कैल्प प्रॉब्लम्स, स्कैल्प में दे सकते हैं। ब्लैडर का प्रॉब्लम्स है, ब्लैडर में दे सकते हैं। अगर बावल का गट इश्यू, रेक्टल ओजोन वी कैन गिव ईयर ओजोन फॉर ईयर प्रॉब्लम्स और ब्रेन रिलेटेड इश्यूज। सो ये सब treatments has evolved over time. We have developed all these various things which we can deliver these kind of treatments. विटामिन सी का ट्रीटमेंट हमारा प्रोटोकॉल जो है, कैंसस सिटी में अमेरिका में एक रियोड्रन क्लिनिक बोल के है, वर्ल्ड अथॉरिटी ऑन हाई डोज विटामिन सी ट्रीटमेंट, वो हम फॉलो करते हैं. So the best of the treatments in the world, this hospital which I have developed over the last 10 years, this is what kind of treatments we are doing. You do not need to go to America or Germany or Singapore or Malaysia for treatments. You can come to Chennai for treatments. Sir, India में आपका ही
ऐसा है, हॉस्पिटल में? ऐसा है बॉम्बे में एक जो है, दिल्ली में एक जो है, मगर जो प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं थोड़ा बहुत कैसा है, वेलनेस सेंटर्स जैसा है. हाँ, wellness center, हाँ. वेलनेस, सो ये तो थोड़ा ओवरलैप रहता है Right, ये फंक्शनल right, मेडिसिन right, फील्ड में, right. थोड़ा वेलनेस करते हैं हम तो. माय इंटरेस्ट ऑलवेज हैज बीन इन ट्रीटिंग पेशेंट्स एंड क्यूरिंग देम. गॉड हैज गिवन मी दिस गिफ्ट एंड आई वांट टू पास इट ऑन, यू नो. सर, which टाइप ऑफ पेशेंट आपके हॉस्पिटल में आते हैं या आपको मिलने के लिए आते हैं? सो थेरेपीज ये जब है फार इंफ्रारेड सोना बोल के एक है थेरेपीज, ऑल्सो वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ थेरेपीज. नाउ हाउ टू कंबाइन दीज थेरेपीज एंड what patient will benefit from these therapies, that is what we have learned over a period of time. Okay. So आपका क्वेश्चन आंसर करने के लिए, what type of patients, मीन्स कैसी बीमारी लेके आते हैं? हाँ वही बोल रहा हूँ, जो भी हम कंडीशंस, what are the conditions we are treating. ओके. So we will start from head to toe. There is absolutely nothing we cannot treat. We treat everything. अगर ब्रेन का ले लिए तो आप स्ट्रोक्स, TIA बोलते हैं. TIA बोले तो ट्रांसिएंट इस्कीमिक अटैक, वो भी स्ट्रोक ही होता है मगर 24 आवर्स में ठीक हो जाता है. Okay. इधर ब्लड फ्लो कम हो जाता है उन लोगों को. ब्लड फ्लो कम होने के कारण ऐसा हो जाता है उन लोगों को. वन ऑफ द रीज़न. तो ऐसा पेशेंट्स को हम कैसे ट्रीट करें बोलते, कीलेशन थेरेपी बोल के एक ट्रीटमेंट है. एक 73-year-old मरीज आया था. 3-4 बार ये नैरोइंग होने के बाद 3-4 बार उसको TIA आ गया. तो कैरोटिड एंडार्ट्रेक्टमी बोल के एक प्रोसीजर है. वो डॉक्टर्स हॉस्पिटल में, अच्छा हॉस्पिटल SRMC हॉस्पिटल से बोला कर लो बोल के. मगर ये आदमी को, ही वॉज अ बायोकेमिस्ट और केमिस्ट प्रोफेसर आई थिंक. He was not interested in the operation. He was not interested in the operation. Okay. So he came to me. This story is during COVID. 21-22 का टाइम है. कोविड चल रहा है, सेकेंड वेव कुछ चल रहा है. तो मरीज ने आया तो बोला ट्रीटमेंट क्या कर सकते हो मेरे लिए. मैं सोचा कीलेशन थेरेपी करेंगे सर बोल के बोला. क्यों आया, उसका इन-लॉ को स्ट्रोक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक. Okay. वो हम 6 सिटिंग में ट्रीट कर दिए. वो 6 sittings, the patient is better and is gone. So he has referred his in-law to here. So he is the second person. So I said, so he came thinking in his mind, 6 sittings में काम हो जाता बोल के. But I told sir, this is a long-term thing. Patient also agreed. He was a dutiful patient. He came for 30 sittings. Standard textbook treatment दिए हम. कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ कीलेशन थेरेपी बोल के है, कीलेशन का बहुत इंस्टीट्यूट्स है. ये सब हम द बेस्ट ऑफ दैट वी हैव गॉट इट एंड वी पुट इट इन द पेशेंट. ही अंडरवेंट 30 सिटिंग्स. 3 months के बाद ही वेंट टू द हॉस्पिटल एंड ही इन द हॉस्पिटल दे डिड सेरेब्रल एंजियोग्राम एंड कोरोनरी एंजियोग्राम. दोनों करे एक ही बार. तो वेसल्स में नॉट 1% ब्लॉक एनीवेयर. पूरा ठीक हो गया. 73, नॉट अ सिंगल ब्लॉक एनीवेयर. कोरोनरी एंजियोग्राम तो 100% करते ना. कोरोनरी एंजियोग्राम में कुछ भी नहीं दिख रहा. इधर का तो लेस देन 30%, 70-80% था, लेस देन 30% हो गया दोनों. तो ही वॉज सो हैप्पी पेशेंट. तो द डॉक्टर्स को बोल रहा था सर मैं उधर कीलेशन थेरेपी लिया. नहीं वो सब कुछ नहीं, ये आपको ठीक हो, कुछ नहीं, आप चले जाओ बोल के बोल दिए. सो द एक्सेप्टेंस of these kind of treatments in mainstream physicians is not there. Okay. But the results are यही बोल रहा था मैं आपको जब आप earlier हम बात कर रहे थे. हाँ सर. कितना fascinating है results. No stent, no need for medicines. अभी भी उन्होंने सर क्या ले, मतलब B12 कुछ ले रहा, बस उतना ही. सर बहुत मेडिसिन देते हैं आजकल डॉक्टर्स. हो जा रहा ना ऐसा. आप एक हॉस्पिटल में जा रहे हो, फर्स्ट इधर दर्द है आपको. हाँ. कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा रहे हो. कार्डियोलॉजिस्ट लिख रहा है नील कार्डियक, सब ठीक है. आप जा रहे हो लंग स्पेशलिस्ट को, उन्होंने देख रहा है 2-3 टेस्ट कर रहा है, वहाँ भी इज नॉर्मल. इसको दर्द फिर भी हो रहा है. क्यों? एक विटामिन B12, एक विटामिन D शॉट लिए तो दर्द हो जाता ना. कमी इधर है, कहाँ ढूंढ रहे हो? कुछ लोगों का बीमारी यहाँ पे होता है सर.
वो 100% Actually, ट्रू है. बीमारी नहीं है उन लोगों का, लेकिन कुछ यहाँ लोगों पे का नहीं, 90% पीपल, 90% पीपल Mind में रहता है. इधर से शुरू होता है. प्रॉब्लम ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. ब्रेन, हाँ, माइंड माइंड. दैट्स अ डिस्टिंक्शन, माइंड एंड ब्रेन. हाँ सर. वेस्टर्न साइंटिस्ट तो ब्रेन ब्रेन बोल के ब्रेन में ये टेस्ट करो, वो टेस्ट हाँ करो. सर. हमारा कॉन्शियसनेस का जो स्ट्रेंथ है, दैट नोबडी कैन, there's no power in the world which can. So you think you are well, you will become well. Yeah. And you have the power of mantras and chanting. Vishnu Sahasranam and Puranas में लिखा है, सब लिखा है. You chant this, you will get better. Live example, our Kanchipuram Mahaperiva, he got better after chanting. He got better after listening to 150 people sit and chant when he had fever. 104 went down in 3 hours. सर मुझे आपसे बात करके ऐसा लगा, सर आप तो डॉक्टर है ही, साइंस में आपका बहुत दखल है. स्पेशली आप थोड़ा आध्यात्मिक भी है, गॉड को भी आप मानते हैं. आप जितना टाइम हम लोग बात किया, आप तो बता रहे हैं साइंस है, लेकिन साइंस के साथ आप 100% गॉड को भी मान रहे हैं. There is a supernatural power, something which is guiding us. हाँ सर. And that connect we can get with our own self only when all the kachra sits down. You know, our mind is like water में ऐसा ripples आते रहते हैं ना. एक स्टोन लगाओ, ripples, और एक स्टोन लगाओ, थॉट्स ऐसी चल रहा है. जब अब वो काम रहता है वाटर, माइंड में थॉट्स नहीं है, सब सेटल हो जाता है ना, देन क्लैरिटी कम्स. टिल देन इट्स अ स्ट्रगल फॉर एवरीबडी. इट मे बी you may think I'm rich, I'm immune to all this. No, money has got nothing to. Money, in fact, is part of the problem, I think. You are a good motivational speaker also, sir. Right. और एक बात बता दो सर, यहाँ से इंडिया से ही हो या असम से ही हो, नॉर्थ ईस्ट से, ज़्यादातर डॉक्टर रेफर करते हैं. हाँ, आप चेन्नई जाइए, आप बेंगलोर जाइए, आप पुणे जाइए, वहाँ पे दिखा के आइए. सर ये जो रेफर करते हैं सर, वो सब आप लोगों के पास ही जाता है सर? या एक्चुअली मैं अभी हमारे हॉस्पिटल के तरफ से और वेलनेस सेंटर के तरफ से मेरा पेशेंट्स ट्रीट हो रहे हैं कोयम्बतूर में, हैदराबाद में, बैंगलोर में. सो वी हैव treatment centers across South India. Of course, Chennai, I have my own center, but we work in collaboration with these people, others, and we deliver our treatments to them. Okay. So even in Bombay we can do, in Delhi we can do, all the bigger places, you know. So when you come into our center, how it works is we have a team. It's a team of doctors. अब जो भी क्वेरी आता है, पहला of course the doctors are all trained in multilingual and they speak good few languages. So when the call comes in, we put it in our system. Right. So we take all the details and as much details is collected. Okay. And we have an internal review. Right. Okay. And then the call goes out. I speak to the patient, we gather more details, and then we draw up a treatment plan. Right. Now that treatment plan can be given in any of the cities which is convenient to you. People do come to Chennai. Sometimes the cost in Chennai and around is little bit lesser compared to Bombay and Delhi. So people prefer coming to the treatment. And then we have a very strong admin team. We audit everything. We keep records of our previous patients. So we know what treatment we have given, what they have responded to. There are some things called repurposed drugs बोलते हैं. Repurposed drugs बोले तो ivermectin, fenbendazole, anti-malarial drugs, ये सब जो ओरिजिनल पर्पस के लिए बनाया है, we don't use it for that. Okay. We use it in some other condition. Okay. And we see excellent results. So repurposed drugs everyone doesn't use because it is off-label indication. But people who are using repurposed drugs, हमारा results you won't believe. With ivermectin. Ivermectin के बारे में बात करें तो many countries में the podcast is deleted. Delete हो जाता है. Ivermectin, fenbendazole ये सब आप बात करें तो podcast delete कर देते. Previous to the current US administration, when the last US administration was in power, Biden administration था, Facebook
एंड सोशल बिग दिस मेटा जो भी है इतना प्रेशर डाले यू वोंट बिलीव आई डिड अ पॉडकास्ट फॉर 1 year. ऐसा सिटिंग हम मेरे हॉस्पिटल में करके बात करके आई यूज टू पुट इट ऑन यूट्यूब. तो डिलीट कर दिया. तो कोविड वैक्सीन और कोविड के बारे में आप बात करें तो ना इट गेट्स इट डजंट शो अप ऑन द यूट्यूब स्क्रीन. ऑल माई वीडियोज अभी भी आप देख सकते हो. अल्केमी वेलनेस सेंटर के नाम में यूट्यूब चैनल है मेरा. ओके सर. इट्स कॉल्ड ALCHEMY अल्केमी वेलनेस. ओके. इसमें ये एक भी आप कोविड वैक्सीन और कोविड का नहीं दिखेगा उसमें. सब डिलीट हो गया. क्यों सर? क्यों बोले तो ऐसा है. बात करना ही नहीं चाहते. नहीं बिकॉज करने नहीं देते. सो मेनी साइड इफेक्ट्स. साइड इफेक्ट्स. ओके. एंड व्हेन दे gave the vaccine they told there are no side effects and gave the vaccine. आपको ये जो हम बात करते हैं ना सैंड माफिया ऐसा इट्स देयर एवरीवेयर. हम वी आर नॉट एबल टू सी इट बिकॉज आवर माइंड इज ऑल इनग्रेन. आपको एक हॉस्पिटल के अंदर गए तो you feel safety is there. That has been brought about, you know. Right. And there is a huge nexus with the... And India needs much more regulation in terms of insurance industry, health insurance industry. But I personally feel too much regulation also will lead to increased cost. Okay. Actually, इतना cost नहीं है. आप जो Indian standards के लिए आप of course cost then it becomes a subjective, no, 1 lakh 10 lakhs it all becomes subjective. But insurance industry needs much more to be reined in because there's a huge insurance industry in hospital nexus and that needs to be addressed and dealt with for the betterment of the health in this country. And there's only union government which has the capacity to do it. But they're doing excellent. मैं पहले ये पॉडकास्ट में ही हम पहले बात कर रहे थे कितना अच्छा काम कर रहा है इंटीग्रेशन ऑफ आयुष एंड मॉडर्न मेडिकल सिस्टम्स में ये गवर्नमेंट. दे आर ऑल्सो डूइंग दैट वर्क. बट ये सब एक दिन में कहाँ हो सकता है? ये तो टाइम लगेगा सर. इट विल टेक टाइम बट वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. यस सर. सो हम लोगों का भी टाइम हो गया सर. लास्ट एक बात ही बोलना चाहता हूँ सर. मैं आप एक ही आप जो क्वेश्चन का आप आंसर पूछिए. अच्छा मैं दे दिया ना. अब हमारा सिस्टम कैसा है, ट्रीटमेंट्स कहाँ है, कैसा है, लिस्ट ऑफ कंडीशंस पूछिए आप जो किस किस को ट्रीट कर सकते हैं. जी. तो मैं वो बता देता हूँ आपको. ये स्किन कंडीशंस जो है ऑटो इम्यून डिजीज, सोरियासिस, जॉइंट कंडीशन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, बाद में न्यूरो डिजेनरेट. वी स्पोक अबाउट स्ट्रोक. वी ऑल्सो लुक आफ्टर पोस्ट हेर्पेटिक न्यूरालजिया बोल के एक कंडीशन है. वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट एंड पीपल स्ट्रगल. दे आर ऑलवेज ऑन पेन किलर्स फॉर लाइफ लॉन्ग समटाइम्स. ये पोस्ट हेर्पेटिक न्यूरालजिया में फैंटास्टिक ट्रीटमेंट है हमारा. 100% रिजल्ट है. माइग्रेन का भी माइग्रेन का भी अभी एक 10 साल का बच्चा का माइग्रेन का ट्रीट कर रहा हूँ. वो 4 सिटिंग में ठीक हो गया. माइग्रेन होता क्या है सर? क्यों होता है? माइग्रेन इज मल्टी मॉडल. इट्स नॉट वन रीजन. आपको वही ना वी स्पोक अबाउट उसको ढूंढना पड़ेगा कहाँ से. या सो दिस बॉय ही हैड प्रॉब्लम वाज हिज गट डिस्बायोसिस था इसका माइग्रेन का रीजन. तो गट डिस्बायोसिस ठीक करा मैं ओजोन थेरेपी से, रेक्टल ओजोन से. माइग्रेन गायब. 2 साल 4-5 अस्पताल जाके आए माइग्रेन के लिए ट्रीटमेंट. लेकिन प्रॉब्लम था पेट में. गट ट्रीट हो गया ना. तो यही हम बात कर रहे थे ना. हम गट 10 साल का बच्चा है तो 10 साल का बच्चा है वही बोलो ना 10 years and 2 years of no in the best pediatric institutes in Chennai. They have no answer. और एक पीडियाट्रिक केस बता के मैं ख़त्म कर देता हूँ. लास्ट पीडियाट्रिक केस ये 3-4 साल के पहले की बात है. पेट में दर्द पे 13-year-old गर्ल विद द फादर. stomach pain. 2 different hospitals, 2 times endoscopy, colonoscopy done. No answers. She came to me. तो मैं हिस्ट्री लेते वक्त डेंटल हिस्ट्री लिया. आई टोल्ड यू अबाउट दैट ना. डेंटल हिस्ट्री लिया. डेंटल हिस्ट्री लेके आई टोल्ड दिस इज सिंस शी स्टार्टेड पुटिंग दैट मेटल क्लिप्स. रिमूव द मेटल क्लिप्स. आई टोल्ड दैट वाज द एडवाइस. रिमूव द मेटल क्लिप्स.
जो वो दांत को हाँ, दिस इज बिफोर 4-5 years बैक. सो ये आजकल इनविसालाइन बोल के कुछ आया है. मैं बोलूँ उसके पहले के टाइम वो निकाल दी, पेट में दर्द गायब हो गए. सर मेरा एक क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन. Yes. सर असम से एक बहुत बड़ा डॉक्टर, उसने एक इंटरव्यू में बोला था डॉक्टर्स 3 टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स होते हैं, गुड डॉक्टर्स, बैड डॉक्टर्स एंड ग्रेट डॉक्टर्स. सर इसके बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहते हैं. डॉक्टर्स रियली ये 3 टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स ही होता है? मैं डॉक्टर्स को कभी बैड डॉक्टर्स नहीं बोलता मैं. इट्स ओनली आवर लिमिटेशन इन नॉलेज एंड inaccurate judgments at sometimes when we make. कभी डॉक्टर बैड कैसा हो सकता है? वो पढ़ रहा है 5 साल 10 साल with only one thing in mind. He wants to heal. He wants to do something good to the society. So he is not a bad doctor. He is never a bad doctor. You will have great doctors in all fields. Yes. You will have great doctors in all fields. What I am trying to achieve is just to be a good doctor. Not great doctors. Great doctors, they happen with time. Yes. They happen with time. The way you interact, it develops with the personality, not just skill set. There are great doctors, there are good doctors who have excellent skill sets, but I wouldn't call them great doctors. It's not just one skill set. It's not the surgical or whatever the skill set you have got, You need to learn to be how to deal with people. Humility रहना चाहिए. Should be open to ideas. When a junior member of the team talks to you and says, "Sir, ऐसा नहीं, ऐसा कर सकते क्या?" वो I have seen in UK junior nursing staff questioning senior consultants on the ward. ये इंडिया में नहीं होता. तू सीनियर रेजिडेंट भी रहे, पीजी और पोस्ट पीजी, यू कांट क्वेश्चन द बॉस. That is our culture. Even I think it's that even today. Definitely. More so. Because it's not changed. I don't think it has changed. So ये सब changes आना चाहिए इंडिया में, गवर्नमेंट से लेके इंडिविजुअल परसेप्शन से लेके. So doctors are only good doctors and great doctors. I'll give only 2 classifications. And we should aim to be a good doctor. Thank you so much, sir. Thank you so much. বহুতখিনি কথা জানিব পাৰিলোঁ আৰু আমি যিমান পাৰোঁ মই ছাৰক সুধিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ. আৰু আপোনাৰ যদি বহুত হস্পিটেল বহুত ডক্টৰক দেখুৱাই নিজৰ যিটো বেমাৰ ঠিক হোৱা নাই, তো এবাৰ পাৰ্চনেলাইজ ট্ৰিটমেণ্ট কৰি চাওক ছাৰৰ সৈতে. চেন্নাই যাওক বা ছাৰ আহি থাকে অসমলৈ. গতিকে ছাৰৰ নম্বৰ, ফোন নম্বৰ, এভৰিথিং আমি তলত প্ৰভাইড কৰি আছোঁ. গতিকে এবাৰ ফোন কৰি চাওক, কথা পাতি চাওক. আপোনাৰ পুৰণা যদি কিবা বেমাৰ আছে তেতিয়াহ'লে পাৰ্চনেলাইজ ট্ৰিটমেণ্টৰ জৰিয়তে আপুনি ঠিক হৈ যাবও পাৰে, ছাৰে যেনেকৈ ক'লে. গতিকে অশেষ ধন্যবাদ. থেংক ইউ ছ' মাছ ছাৰ. आज के लिए हम लोग विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे सर. थैंक यू सो मच. Thank you very much for your time. धन्यवाद.